बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं मैक्रो इकोनॉमिक्स यूनिट 3 मुद्रा एवं बैंकिंग इस पार्ट के पिछले पार्ट में हमारे जो शेष क्वेश्चन बचे थे आज हम वो सॉल्व करेंगे। आज मेनली हम केवल बैंकों के बारे में समझेंगे। पिछले वीडियो में ही मैंने बता दिया था कि इस इकाई से टोटल 8 अंक के प्रश्न आने वाले हैं। केंद्रीय बैंक, आज हम भारतीय बैंकिंग सिस्टम के बारे में समझेंगे। बैंक समझने से पहले आपको मैं भारत के बैंक के इतिहास से थोड़ा परिचित कराना चाहूंगी। अंग्रेजी शासन से पहले भारत में बैंकों का कोई आर्थिक विकास नहीं हुआ और बैंकिंग कार्य भी प्रायः महाजन और साहूकारों के द्वारा संपन्न किया जाता था। स्वतंत्रता के पूर्व अनेक बैंकिंग आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर 1934 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम पारित किया गया। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई ने केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करना प्रारंभ किया। ये जो केंद्रीय बैंक है ये सर्वोच्च बैंक होता है। सब देशों का, दुनिया के हर देशों का एक कोई केंद्रीय बैंक, सेंट्रल बैंक होता है जो देश की संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली को नियंत्रित करता है। देश में नोट जारी करने की एकमात्र एजेंसी केंद्रीय बैंक है। संपूर्ण अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को भी नियंत्रण करने का काम केंद्रीय बैंक करता है। यह सरकार के बैंक का कार्य करता है और विदेशों से जो लेन देन है, विदेशी मुद्रा के कोषों को जो व्यवस्थित करने का काम है वो भी केंद्रीय बैंक करता है। भारत में केंद्रीय बैंक के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या आरबीआई हमारे देश में है जो केंद्रीय बैंक का कार्य करती है। केंद्रीय बैंक किसे कहते हैं? केंद्रीय बैंक उस बैंक को कहते हैं जिसका प्रमुख कार्य मुद्रा तथा साख मुद्रा का नियमन करना होता है। हमारे देश में केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना के उद्देश्य लिखिए। ये 4 अंक का प्रश्न है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं। सबसे पहला है बैंकिंग का विकास। देश में एक ऐसे केंद्रीय बैंक की आवश्यकता थी जो अन्य बैंकों का समुचित पथ प्रदर्शन कर सके ताकि देश में बैंकिंग का सही विकास सही दिशा में हो। दूसरा है बैंकों के नगद कोषों का केंद्रीकरण। रिजर्व बैंक की स्थापना से पूर्व सभी बैंक अपने नगद को अलग अलग रखते थे। इससे जनता का विश्वास कम रहता था तथा बैंकिंग प्रणाली सूत्रपात नहीं हो पाई थी। अतः बैंकों के नगद कोषों के केंद्रीकरण के लिए रिजर्व बैंक की स्थापना आवश्यक समझी गई। मुद्रा बाजार का संगठन। रिजर्व बैंक की स्थापना से पूर्व देश के मुद्रा बाजार के विभिन्न अंगों में सहयोग एवं संगठन का अभाव था, इसलिए रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। यानी रिजर्व बैंक से पहले बहुत सारे बैंक थे परंतु इन बैंकों में आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था। ये कोई भी बैंक आपस में संगठित नहीं थे और ये सभी बैंक अपना अपना पैसा अलग अलग रखते थे। इन पर कोई एक केंद्रीय अस्तित्व कंट्रोल करने वाली संस्था नहीं थी, जिसके कारण जनता का विश्वास इन बैंकों पर कम था। यदि मैंने ये बैंक में पैसे जमा किए तो हो सकता है कि कल को ये बैंक घाटे में हो जाए और ये बंद करके चले जाएं। तो इस तरह से लोगों का बैंकिंग पर विश्वास कम था। इसके कारण से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या केंद्रीय बैंक की स्थापना की गई। रुपए के मूल्य में स्थिरता। रिजर्व बैंक की स्थापना के अभाव में रुपए के आंतरिक और बाह्य मूल्यों में स्थिरता नहीं लाई जा सकती, क्योंकि जब तक साख एवं मुद्रा पर एक ही संस्था का नियंत्रण नहीं होता तब तक व्यापारिक आवश्यकताओं के अनुसार मुद्रा की पूर्ति का विस्तार नहीं हो सकता। यानी मुद्रा और जो साख है हमारे देश की बैंकिंग प्रणाली है, जिस पर यदि एक ही संस्था का यदि नियंत्रण होगा तो हम अपने रुपए जो पैसे हैं, नोट हैं, उनके मूल्य को स्थिर कर सकते हैं। जैसे आप सुनते होंगे कि अमेरिकी डॉलर है, 1 डॉलर के बदले में भारतीय रुपए 75 हो गया, 75 रुपए है, या इसका मूल्य गिरकर 80 रुपए हो गया, या इसका मूल्य 65 रुपए हो गया। तो
ये जो डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए का ऊपर चढ़ना और नीचे गिरना मूल्यों का, ये व्यापार के दृष्टिकोण से अच्छा नहीं होता। तो ये रुपए के मूल्यों में स्थिरता का काम भी केंद्रीय बैंक ही करती है। विदेश से मौद्रिक संपर्क। विदेशों में मौद्रिक संपर्क स्थापित करना भी रिजर्व बैंक की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य था। पहले जब बैंक अलग-अलग होते थे तो उनका विदेशों से अलग-अलग संपर्क होता था, यानी उतना इफेक्टिव, उतना प्रभावशाली नहीं था। और जब इन सबका एक बॉस हो गया केंद्रीय बैंक, तो ये अपने देश को अच्छे तरह से रिप्रेजेंट विदेशी बैंकों के सामने कर सकते हैं। सरकार का बैंकर। तत्कालीन समय में एक ऐसे बैंक की आवश्यकता महसूस की गई जो कि सरकार के बैंकों के रूप में निर्णय ले सके, ऋण का भुगतान कर सके, विदेशी विनिमय का लेन देन कर सके एवं सरकार को समय समय पर सलाह दे सके। ये सभी काम करने के लिए केंद्रीय बैंक की स्थापना की गई। केंद्रीय बैंक को सरकार का बैंकर, परामर्शदाता, सलाहकार, ये सब कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सभी काम सरकार के लिए केंद्रीय बैंक करता है। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक के निषिद्ध कार्यों को लिखिए। निषिद्ध अर्थात वे कार्य जो भारतीय रिजर्व बैंक नहीं कर सकता। भारतीय रिजर्व बैंक देश का केंद्रीय बैंक होने के कारण अनेक कार्यों को संपन्न करता है। पिछले स्लाइड में हमने देखा था ना कि केंद्रीय बैंक सरकार का भी बैंक है, सरकार का सलाहकार है, परंतु बहुत से कार्य हैं जो भारतीय रिजर्व बैंक नहीं कर सकता, वो भी हमारा जानना जरूरी है। सबसे पहला है, रिजर्व बैंक जनता से ब्याज पर जमा स्वीकार नहीं कर सकता। क्या आप में से किसी का खाता रिजर्व बैंक में है क्या? नहीं है। वो जनता का पैसा सीधे रिजर्व बैंक अपने पास जमा नहीं कर सकता। रिजर्व बैंक किसी भी प्रकार का व्यापार नहीं कर सकता। बैंक निश्चित अवधि के लिए ऋण भी नहीं दे सकता, यानी ना ही ये जमा कर सकता है और ना ही ये उधार कर सकता, और ना रिजर्व बैंक कोई व्यापार भी नहीं कर सकता। रिजर्व बैंक गैर जमानती ऋण नहीं देता। जब तक जमानत के रूप में कुछ आप जमीन जायदाद या सोना चांदी गिरवी नहीं रखेंगे, जब तक ये रिजर्व बैंक ऋण नहीं दे सकता। रिजर्व बैंक अचल संपत्ति की जमानत पर ना तो ऋण दे सकता है, ना ही अचल संपत्ति खरीद सकता। यानी कुल मिला के ये केवल बैंकों का बैंक है और सरकार का बैंक है। ये हमारा बैंक रिजर्व बैंक नहीं है। यानी जनता यहाँ से सीधे लेन देन, ऋण और जमा अपना मुद्रा के रूप में नहीं कर सकती। बैंक किसी ऐसी प्रतिभूति की जमानत पर नहीं दे सकता जो उनके द्वारा अनुमोदित ना हो। रिजर्व बैंक किसी कंपनी के अंश ना तो खरीद सकता है, ना ही उसकी जमानत पर ऋण दे सकता। यानी रिजर्व बैंक किसी भी कंपनी के शेयर नहीं खरीद सकता। क्या आप कभी बैंक गए हैं? क्या आपका बैंक में अकाउंट है? आप बैंक में क्यों जाते हैं? ये सभी प्रश्नों के उत्तर शायद आपके पास हैं। आप सभी का बैंक, किसी ना किसी बैंक में खाता जरूर होगा। हमारा खाता जिन बैंकों में होता है जहां से हम पैसे का लेन देन करते हैं, वही हमारे व्यापारिक या वाणिज्यिक बैंक कहलाते हैं। अभी हमने केंद्रीय बैंक में कहा ना कि वो वहां हम अपना पैसा जमा भी नहीं कर सकते और वहां से ऋण भी नहीं ले सकते, तो फिर हम कहाँ जाते हैं? यहाँ पे कुछ उदाहरण के मैंने बैंक दिए हैं। आपका बैंक सेंट्रल बैंक हो सकता है, एचडीएफसी हो सकता है, आईसीआईसीआई बैंक हो सकता है, कैनरा बैंक हो सकता है। तो इस तरह से हमारे देश में बहुत सारे बैंक हैं जहां हम पैसे का लेन देन करते हैं, उन्हें हम व्यापारिक या वाणिज्यिक बैंक कहते हैं। एक तरह से ये भी एक व्यापारिक संस्था है जिनका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है। व्यवसायिक बैंक के कार्य लिखिए। पहला है, जनता से जमा राशियों को प्राप्त करना। जनता से जमाओं के रूप में उनकी बचत को प्राप्त करना व्यापारिक बैंक का मुख्य कार्य है। बैंक जमा प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार के खाते होते हैं, जैसे चालू खाता, बचत खाता, स्थायी खाता, घरेलू बचत खाता। यानी ये जो अलग अलग प्रकार के खाते हैं हम बैंक में खुलवा सकते हैं, लेकिन ये सभी खाते की जो ब्याज दर होती है वो लगभग अलग अलग होती है। ऋण प्रदान करना। बैंक जितनी राशि जमा के रूप में प्राप्त करते हैं, उसका एक निश्चित भाग
अपने पास रखकर बाकी जितना अमाउंट है वो जिनको जरूरत होती है उनको ऋण के रूप में दे देते हैं। परंतु कोई भी बैंक विभिन्न प्रकार के जो ऋण होते हैं बिना जमानत के, बिना गारंटी के ऋण नहीं देते। तीसरा है अभिकर्ता संबंधी कार्य। बैंक अपने ग्राहकों के अभिकर्ता या एजेंसी के कार्य भी संपन्न करता है। इन कार्यों को बैंक निःशुल्क या कभी-कभी कमीशन लेके करता है। अभिकर्ता के रूप में वे अनेक काम करता है, जैसे ग्राहकों की बीमा किस्त है, ब्याज राशि है, ऋण की राशि है आदि का भुगतान करता है। अपने ग्राहक का दूसरे बैंक से रुपया वसूल करके उनके खाते में जमा करता है। ग्राहकों के लिए अंश शेयर की का क्रय विक्रय भी बैंक करता है। कौन सा बैंक ये सब काम करता है? व्यावसायिक बैंक करता है। अगला है हमारा विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय। व्यापारिक बैंक विदेशी मुद्रा के क्रय विक्रय का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। इस कार्य को करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अनुमति लेना अनिवार्य है। यह कार्य करने के लिए एकदम मतलब ये अपने मन से नहीं कर सकते, इनको रिजर्व बैंक यानी केंद्रीय बैंक से परमिशन लेना पड़ता है। संपत्ति की सुरक्षा। बैंक अपने ग्राहकों को मूल्यवान चल अचल संपत्ति जैसे जेवर, प्रतिभूति, महत्वपूर्ण दस्तावेज आदि को सुरक्षित रखने के लिए विशेष प्रकार के लॉकर की व्यवस्था करते हैं। शहरों में या ग्रामीण क्षेत्रों में भी आजकल हम यदि अपना सोना चांदी है या अपनी प्रॉपर्टी के दस्तावेज यदि सुरक्षित रखना चाहते हैं तो हम बैंक में जहां हमारा खाता है वहां हम लॉकर ले सकते हैं। इसमें प्रायः क्या होता है, 2 चाबियां होती हैं, दोनों के लगाए बिना लॉकर नहीं खोला जा सकता। एक चाबी बैंक के पास होती है और दूसरी चाबी ग्राहक के पास होती है। और जब भी हमको कुछ सामान निकालना है तो ग्राहक बैंकर के सामने लॉकर खोलकर उसको निकाल लेता है। इस लॉकर का कुछ वार्षिक किराया भी बैंक हमसे लेता है। प्रत्येक देश का एक केंद्रीय बैंक होता है। हमारे देश का केंद्रीय बैंक कौन सा है? आरबीआई है, भारतीय रिजर्व बैंक या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। परंतु व्यावसायिक बैंक एक ऐसी संस्था है जो लाभ कमाने के उद्देश्य से साधारण जनता से जमा स्वीकार करते हैं और ऋण देने का काम करते हैं। यानी हमारे देश का जो केंद्रीय बैंक है वो केवल एक है, जबकि व्यावसायिक या वाणिज्यिक बैंक हमारे देश में बहुत सारे हैं। यहाँ तो मैंने थोड़े उदाहरण लिए हैं और स्थानीय या लोकल स्तर पर भी क्षेत्रीय बैंक भी बहुत अधिक मात्रा में हमारे देश में हैं। तो इस तरह से ये हमको क्या पढ़ना है? अगला प्रश्न, केंद्रीय बैंक और व्यापारिक बैंक में अंतर बताइए। केंद्रीय बैंक का भारतीय बैंकिंग व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान है। हेड कौन है, बॉस कौन है हमारे देश का? केंद्रीय बैंक। ये बैंकों का बैंक भी है और सरकार का बैंक भी है। व्यापारिक बैंक बैंकिंग व्यवस्था का एक सदस्य मात्र है। अभी हमने पिछले स्लाइड में देखा था ना कि हमारे देश में बहुत सारे बैंक हैं जो किसके सदस्य हैं, किसकी परमिशन से खुलते हैं? केंद्रीय बैंक की। देश का रिजर्व बैंक एक ही होता है। देश में अनेक व्यापारिक बैंक हो सकते हैं। रिजर्व बैंक पर केंद्र सरकार का स्वामित्व होता है, यानी मुखिया कौन होता है रिजर्व बैंक का? सरकार होती है। हेड बॉस कौन होता है इसका? सरकार होती है। और व्यापारिक बैंक का स्वामित्व सरकार और जनता का हो सकता है। यहाँ प्राइवेट व्यक्ति भी बैंक को खोल सकता है। किसकी परमिशन से? केंद्रीय बैंक की परमिशन से। सरकारी भी बैंक होते हैं और प्राइवेट बैंक भी हो सकते हैं। रिजर्व बैंक पर केंद्र सरकार का नियंत्रण रहता है। इस पर किसका नियंत्रण होता है? केंद्र सरकार का। जबकि व्यापारिक बैंक पर रिजर्व बैंक का नियंत्रण होता है, यानी इन बैंकों पर केंद्रीय बैंक का नियंत्रण होता है। रिजर्व बैंक की स्थापना का उद्देश्य देश के अन्य बैंकों का नियमन एवं नियंत्रण करना है। रिजर्व बैंक क्या करता है? हमारे देश में जितने बैंक हैं उनकी बॉसगिरी, उनका नियमन, उनका नियंत्रण, उनके नियम कानून सब कौन बनाता है हमारे देश में? रिजर्व बैंक या केंद्रीय बैंक बनाता है। और व्यापारिक बैंक की स्थापना का उद्देश्य क्या है? लाभ कमाना। यह दिख रहा है यहाँ पे, व्यापारिक मतलब ये व्यापार कर रहा, बिजनेस कर रहा है। और बिजनेस का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना होता है। जिस प्रकार व्यापार अपना लाभ कमाता है, वैसे ही व्यापारिक बैंक का उद्देश्य भी लाभ कमाना है।
केंद्रीय बैंक को नोट निर्गमन का एकाधिकार है। यानी हमारे देश में जो नोट निर्गमन का काम कौन करता है? केंद्रीय बैंक। कोई भी व्यापारिक बैंक नोट निर्गमित नहीं कर सकता। कोई भी बैंक अपना नोट नहीं छाप सकता। तो इस तरह से हमने दोनों में अंतर देखा। ये पाठ अब समाप्त होता है। आज के स्लाइड में हमने केवल बैंकिंग देखा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे। तो आप आज वीडियो को देखने के साथ-साथ नोट्स ज़रूर बना लीजिए और शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाइए। और यदि कहीं कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।